हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। तो हमें पता है कि एयर जो होती है वो बहुत सिग्निफिकेंट होती है हमारी लाइफ के लिए और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते। अब जो अर्थ सरफेस होता है इसके अराउंड एक एनवेलप ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है और जो उसको सराउंड करता है इसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अब हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में एयर के अलावा डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स भी होते हैं। और जैसे जैसे हम लोग ये गैसेस जो होती हैं जो सराउंड करती हैं अर्थ को, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाते हैं तो ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो वीकर होता जाता है और ये मोर डेंसर होती हैं क्लोज़र टू द अर्थ सरफेस। और जैसे ऊपर जाते हैं तो ये इनकी डेंसिटी कम होती जाती है, ये थिन होती जाती हैं। फिर आते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन क्या है कि ये मिक्सचर ऑफ गैसेस से बना होता है। ये गैसेस हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, मीथेन, ओजोन एंड हाइड्रोजन। और इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स भी होते हैं। फिर हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो कंपैरेटिवली एक लाइटर गैस है और इसकी कंसंट्रेशन देखे जाएँ तो 78% होती है। ये कलरलेस होती है, टेस्टलेस होती है और ऑर्डरलेस गैस है। अब इसका मैक्सिमम रिक्वायरमेंट किसे होती है? प्लांट्स को होती है फॉर द ग्रोथ और स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को। फिर हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर एयर में देखे जाएँ तो 21% होती है और ये जो गैस होती है ये लाइटर होती है देन नाइट्रोजन और हैवियर होती है देन नाइट्रोजन और लाइटर होती है देन कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन को हम लोग लाइफ सपोर्टिंग गैस भी बोलते हैं क्योंकि सारे ऑर्गेनिजम्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, सबके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ब्रीदिंग के लिए। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम कंपोजिशन देखें तो 0.03% ही होती है ये एयर में और इट इज़ द हैवीएस्ट गैस है। और इसके अलावा ये प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड और ग्रोथ के लिए। और जो बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है नेचर में वो डिस्टर्ब हो रहा है। क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? क्योंकि बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ द पॉल्यूटेंट्स जो हैं हमारी एयर में वो बढ़ रहे हैं फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड के जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है। इसी कारण हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है या ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ रही है। फिर हम आते हैं ओजोन। ओजोन जो होती है वो प्रोड्यूस होती है बाय एक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन द ऑक्सीजन। इसका फॉर्मूला होता है O3 और हाईली रिएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है ये और इसके कंसंट्रेशन 0.0040 एंड 6% होती है। अब आते हैं डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स। डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैक्सिमम होते हैं नियर टू द अर्थ सरफेस। ये मैक्सिमम इसकी कंसंट्रेशन जो वाटर वेपर्स की होती है मैक्सिमम पाई जाती है अराउंड द वाटर बॉडीज़ जो भी होती हैं उसके ऊपर ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। डस्ट पार्टिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। फॉर एग्जांपल कंडेंसेशन के लिए स्पेशली ये एज ए न्यूक्लियस एक्ट करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द रेन ड्रॉप्स। फिर हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगर हम वेरियस लेयर्स देखें एटमॉस्फेयर की तो सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड करती है फ्रॉम 8 to 18 किलोमीटर्स तक और जो भी हम ब्रीथ करते हैं वो इसी में आती है। और जितने भी वेदर फिनोमिनन होते हैं फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ रेन, हेल, स्नो, सब इसी लेयर में आते हैं। इसके ऊपर वाली लेयर जो होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर होती है। ये जो होती है ट्रोपोस्फेयर से 20 किलोमीटर्स एक्सटेंड करती है। तो इस लेयर में बेसिकली क्या होता है कि ओजोन की कंसंट्रेशन होती है। इसके अलावा ओजोन जो है हमें हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन से प्रोटेक्ट करती है और इसके अलावा इसमें जो होते हैं क्लाउड्स ना के बराबर होते हैं। तो ये जैसे कि एरोप्लेन्स की फ्लाइंग के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। इसके बाद जो लेयर आती है वो होती है मीजोस्फेयर। ये जो होती है कोल्डेस्ट लेयर होती है, इसलिए जो मेट्रियोइड्स वगैरह आते हैं वो यहाँ आके बर्न अप हो जाते हैं और ये एक्सटेंड करती है फ्रॉम 15 to 85 किलोमीटर।
इसके ऊपर जो एक लेयर आती है थर्मोस्फेयर, और उसी में इंक्लूडेड होती है आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें फोटो आयनाइजेशन से आयंस फॉर्म्ड होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस बनते हैं। और जिससे ये किस लिए इम्पोर्टेंट होती है, ये बेसिकली बात करने के लिए, सिग्नल्स वगैरह के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। उसके ऊपर वाली लेयर सबसे आखिर में आती है एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर होती है अगर हमें स्पेस कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर उसमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन और हीलियम की, बहुत ही थिन लेयर ऑफ गैसेस होती है इसमें। अब हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, आपने देखा होगा कोल्डर एरियाज जो होते हैं तो वहाँ पे अगर हमें वेजिटेबल्स ग्रो करनी है तो उसके लिए ग्लास के पैनल लगाए जाते हैं और रूफ टॉप भी ग्लास की दी जाती है, पूरा ग्लास का हाउस बनाया जाता है और उसके अंदर वो लोग सब्जियां वगैरह ग्रो करते हैं। क्योंकि जब सन की रेडिएशंस आती हैं तो वो ग्लास के थ्रू अंदर आती हैं और फिर जो ग्लास ओपेक होता है वो उन रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने देता, तो अंदर ही वो कलेक्ट होके हीट अप होके वो एनवायरनमेंट को थोड़ा सा वार्म रखती हैं और वो वापस नहीं जा पाती, तो इससे सब्जियां जो होती हैं वो अच्छी ग्रो करती हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग आई। अब अर्थ का क्या है, अर्थ में जब भी वो रेडिएशंस आती हैं सन की, तो यहाँ पे कौन सी दो चीज़ें प्रेजेंट है, दो गैसेस इसमें होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर है, जो मेन रोल प्ले करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में। तो एक बार रेडिएशंस आ गई तो ये एक लेयर फॉर्म करती हैं और ये उन रेडिएशंस को वापस स्पेस में नहीं जाने देती और उनको रोक के रखती हैं अर्थ के पास। तो इसी वजह से जो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो पूरा जो है वो हीट अप हो जाता है और हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है या फिर ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं और इसी की वजह से और सी लेवल जो है वो बढ़ जाता है। फिर अगर ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है तो कई लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो एक्सटेंट हो जाती हैं। तो ये सब इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।